हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम जो 12th क्लास का ज्योग्राफी का 9वां चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 8 चैप्टरों तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उनको देखिए। 35 में 35 100% गारंटी के साथ यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा और बोर्ड से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग बिना एस्केप किए हुए आप अंत तक वीडियो को देखेंगे और यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 से 4 नंबर आपको 100% यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए, 9वां चैप्टर जो है मेरा वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार 2 टाइप से होता है, एक राष्ट्रीय व्यापार, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार होता है देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश का किसी अन्य देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध होता है उसी को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के बीच व्यापार जो होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। व्यापार का मतलब होता है कि वस्तु हो या कोई सेवा हो, इसका स्वैच्छिक आदान प्रदान, इच्छा के अनुसार से आदान प्रदान हो तो उसको बोलते हैं व्यापार। और 2 देशों के बीच में अगर हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर देश के अंदर ही हुआ तो इसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय व्यापार। एक शब्द है इस चैप्टर में एनसीईआरटी में, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखिएगा, सैलेरी। ये शब्द जो है एक लैटिन शब्द है और ये लैटिन शब्द है सैलेरियम, इससे बना है सैलेरी। और इस सैलेरी का अर्थ होता है नमक द्वारा भुगतान। किसी भी चीज़ का नमक के द्वारा अगर भुगतान करते हैं तो उसको बोलते हैं सैलेरी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट जो होता है रेशम मार्ग, इसको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रेशम मार्ग क्या है? तो रेशम मार्ग जो है एक व्यापारिक मार्ग है जो रोम से चीन को जोड़ता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो रेशम मार्ग जो है चीन से रोम से चीन तक या चीन से रोम तक जोड़ता है रेशम मार्ग। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसी में टॉपिक आता है एक दास व्यापार। दास व्यापार का मतलब होता है जब इंसानों का व्यापार होता था, आज से जब हम गुलाम हुआ करते थे तो उस टाइम पे इंसानों का व्यापार दास व्यापार कहलाता था। तो ध्यान रखिएगा कि दास व्यापार से पॉइंट आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कि दास व्यापार का अंत कब हुआ। तो देखिए, डेनमार्क में जो है दास व्यापार का जो कानून बना करके बंद किया गया, ये 1792 में। ग्रेट ब्रिटेन में ये 1807 ईस्वी में दास व्यापार जो है बंद हो चुका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये संयुक्त में ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य में ये 1808 ईस्वी में दास व्यापार जो है पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अब इस चैप्टर से एक जो है 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो है व्यापार संतुलन, और एक पूछता है मुक्त व्यापार। तो आप इन दोनों के बारे में बढ़िया से जानकारी रखिएगा। व्यापार संतुलन किसको बोलते हैं और मुक्त व्यापार किसको बोलते हैं, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्यापार संतुलन क्या है और मुक्त व्यापार क्या है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसी में अगला टॉपिक है और वो है विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO का जो स्थापना हुआ था वो हुआ तो 1995 ईस्वी में, जनवरी 1995 में था। लेकिन इसके पीछे का एक कहानी ध्यान रखिएगा कि WTO जो है ये GATT का ही बदला हुआ नाम है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये जो था इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। बहुत सारे देशों ने इसका मिलकर स्थापना किया था, लेकिन बाद में और बहुत सारे देश इसमें जुड़े और इन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया 1995 ईस्वी में, और वो नाम था GATT का नाम बदल के रख दिया, नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान में रखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का स्थापना 1995 में, जबकि GATT का स्थापना 1948 में हुआ था। और जब WTO बना तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया जेनेवा को, और जेनेवा है कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ उस संस्था का स्थापना कब हुआ था उसका भी आपको डेट पता होना चाहिए, तब जाके आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। WTO का एक संस्थापक देश भारत भी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला संस्था है, उसका नाम है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको बोला जाता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट
एशियन नेशन बोला जाता है आसियान को, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आसियान का स्थापना हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और स्थापना हेडक्वार्टर जकार्ता है। जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ध्यान में रखिएगा। कुल देश वर्तमान में जो है आसियान में वो 10 देश है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन 7 देशों ने मिलकर के आसियान संगठन को बनाया था। इसी के बाद एक और संगठन आता है CIS, जिसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इस संगठन का जो निर्माण हुआ था, ये सोवियत संघ का बहुत सारा देश, सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो था वो जब टूटा, तो टूटने के बाद 12 देश ने मिल करके, टूटा तो 15 देशों में, बट 12 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CISF का। तो ये ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है ये मिन्स्क नगर है, और ये कहाँ पे पड़ता है? बेलारूस में, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला संगठन है यूरोपीय यूनियन, जिसको बोला जाता है यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन। इसका स्थापना जो हुआ था यूरोप में हुआ था, और 1957 ईस्वी में हुआ था, और 6 देशों ने मिलकर किया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो हेडक्वार्टर को ध्यान में रखिएगा। ब्रुसेल्स जो है इसका हेडक्वार्टर है, और ये बेल्जियम में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितने भी देश यूरोपीय संघ में जुड़ा हुआ है, उन सभी कंट्रियों का जो है वो एक कॉमन मुद्रा है, और उसका नाम है यूरो, और ये 1 जनवरी 1999 ईस्वी को अपनाया गया था यूरो मुद्रा को, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नाफ्टा एक संगठन है, और नाफ्टा जो है ये नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नाफ्टा का स्थापना किया था उत्तरी अमेरिका के, ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देशों ने मिलकर के, जो उत्तरी अमेरिका का बड़े बड़े देश है, इन तीनों देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया नाफ्टा 1988 ईस्वी में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है ये हमारा ओपेक, इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि एक ऐसा देश का ग्रुप, एक ऐसे देशों का ग्रुप जो केवल पेट्रोल को क्या करता है? निर्यात करता है, यानी उसका आर्थिक स्थिति केवल पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। तो इसका स्थापना किया गया 1960 ईस्वी में, और इराक के बगदाद में किया गया, क्योंकि इराक जो है वो पेट्रोल निर्यात करता है। तो ये बात आप, पेट्रोलियम निर्यात करता है, इनमें पेट्रोल निर्यातक देश शामिल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुल देश जो है वर्तमान में 20 है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट वियना, और वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बात तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। इसके बाद आता है एक और संगठन जिसका नाम है साफ्टा। तो साफ्टा संगठन जो है इसको बोला जाता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश, जिसमें बांग्लादेश आता है, मालदीव, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सभी देशों ने मिलकर के जनवरी 2006 ईस्वी में एक संगठन बनाया, और संगठन का नाम था साफ्टा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और ध्यान रखिएगा साफ्टा का संस्थापक देश में भारत भी आता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव में हमसे पूछ लिया जाता है कि पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है, या पतन और पोताश्रय से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, पतन किसको बोलते हैं कि समुद्र का वह भाग जहाँ पे जलयान आकर रुकता है, वहाँ पे सामानों को लादा जाता है या उतारा जाता है, तो ऐसे जगह को बोला जाता है पतन, ये ध्यान में रखिएगा। और पोताश्रय जहाँ पे जलयान आके लगाया जाता है, जलयान को रोका जाता है, जलयान ठहरता है, उसी को बोला जाता है पोताश्रय। ये बात ध्यान में रखिएगा कि पतन किसको बोलते हैं और पोताश्रय किसको बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इनसे उनको कुछ फ़ायदा हो सके। इस बोर्ड से आपको एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखिएगा आप। और जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो इस पॉइंट को इससे मिलाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेशन था और कितना ज़रूरी है ये लास्ट सेशन, लास्ट रिवीजन में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ से लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद।